हेलो फ्रेंड्स, 50-50 स्पेशल सदाबहार जीके जीएस और करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको जीके और जीएस से रिलेटेड एक निश्चित रेशियो में क्वेश्चन का कलेक्शन प्रोवाइड करता है और ये 140 नंबर सेट है। इससे पहले का भी सेट अगर पीडीएफ के रूप में आपको लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। वहां से आप हमारे सभी सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ विदाउट सोल्यूशन के और सोल्यूशन के वो दोनों प्रकार का आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें आप पीडीएफ का आनंद लीजिएगा, पीडीएफ का रिवीजन कीजिएगा। आगामी एग्जाम के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो बीपीएससी पीटी एग्जाम को भी क्रैक करेगा। बिहार दरोगा के लिए जो आगामी आने वाला है 20 तारीख से उसका फॉर्म भी अप्लाई होने वाला है। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार सिविल कोर्ट, बीएसएससी पीटी और दोनों एग्जाम के लिए एसएससी की तैयारी करते हैं, सीएचएसएल या सीजीएल या फिर आप एमटीएस की तैयारी करते हैं, उसके लिए भी खूब इंपॉर्टेंट होगा और रेलवे के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बेस्ड होता है, पहले ही आपको बता दें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होता है। इसके अलावा ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी होता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अगर तैयारी करते हैं रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की तो निश्चित तौर पर ये टेस्ट सीरीज जो है वो आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा और आपको आपके रिजल्ट के पास जरूर पहुंचाएगा। चलिए 140 नंबर से प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले अगर 30 केसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर ऐसा लगता है कि तीसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है ये वीडियो, ये क्वेश्चन, तो आप इसे शेयर कीजिएगा। लाइक आप इसलिए कीजिएगा क्योंकि आपके लिए खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सिलेक्ट करके खूब मेहनत करके आपके लिए तैयार करते हैं ताकि हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आगामी एग्जाम में आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहे। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है? प्रोटीन के संश्लेषण का सही जो क्रम है वो ध्यान देंगे। पहले डीएनए, उसके बाद डीएनए से आरएनए बनता है, उसके बाद एमिनो एसिड का निर्माण होता है और एमिनो एसिड जो होता है तो प्रोटीन के रूप में निर्माण करता है। यानी प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से होता है और एमिनो एसिड जो है वो आरएनए से बनता है, आरएनए जो है वो डीएनए के प्रोसेस से बनता है। क्लियर? तो सही क्रम हो जाएगा डीएनए, आरएनए, इसके बाद एमिनो एसिड, इसके बाद प्रोटीन का बनना। जरा देखिएगा प्रोटीन संश्लेषण की इस क्रिया, ये जो क्रिया है जो क्रमबद्ध रूप से दिया हुआ है डीएनए, आरएनए, एमिनो एसिड और प्रोटीन के रूप में, इस प्रक्रिया को सूचनाओं का केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डोग्मा के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम की अगर बात करेंगे तो राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण जो होता है उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। बहुतों बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राइबोसोम से जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो ऐसे स्थिति में इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है, जबकि डीएनए से अगर आरएनए का निर्माण होता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और अगर आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से इसे जाना जाता है। डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है और इसके 3 घटक होते हैं। पहला शर्करा होता है, दूसरा फास्फोरिक एसिड होता है और तीसरा नाइट्रोजनी क्षार होता है। नाइट्रोजनी क्षार में 4 बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ध्यान रखेंगे एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के रूप में और गुआनिन जो होता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी बुनकर बहाव अंसारी को, खादी बुनकर है ये, खादी से कपड़ा बनाते हैं तो खादी को बुनते हैं, इससे तो खादी बुनकर बहाव अंसारी को स्वतंत्रता दिवस के लिए लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। उनका संबंध कहां से रहा है? ऑप्शन है सूरत, वाराणसी, लखनऊ या अयोध्या। तो पीएम नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र जो है वो वाराणसी है और वाराणसी से ही रिलेटेड है ये बहाव अंसारी, जिनको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो ये वाराणसी के खादी बुनकर बहाव अंसारी के स्वतंत्रता दिवस के लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ध्यान रखेंगे प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कुल 75 जोड़ों को भी उनकी पारंपरिक पोशाक में लाल किले पर समारोह देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। ध्यान रखेंगे ये जो स्वतंत्रता दिवस है, ध्यान रखेंगे ये स्वतंत्रता दिवस जो है वो अगर देखा जाए तो 76वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन अगर 1947 ईस्वी से, क्योंकि पहला स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था वो 1948 ईस्वी में मनाया गया था, तो ध्यान रखेंगे वहां से ये 76वां स्वतंत्रता दिवस है। जबकि ध्यान रखेंगे अगर 1946 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसे स्थिति में यह 77वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में हो जाता है। क्लियर? तो प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 75 जोड़ों को भी उनकी पारंपरिक पोशाक में लाल किले पर समारोह देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। लाल किले पर समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित विशेष अतिथियों में से 660 से अधिक जीवंत गांव के 400 अधिक सरपंच भी शामिल है। किसान उत्पाद संगठन योजना से 250, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 50-50 प्रतिभागी है
तो कुल मिलाकर अगर जो बात किया जाए तो 1800 व्यक्तियों को इसमें अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि खादी के बुनकर वाराणसी के बहाव अंसारी रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज फ्रेंड्स स्वतंत्रता दिवस है, तो इसके लिए भी खूब सारी शुभकामनाएं। ये क्वेश्चन से याद आया, खूब सारी शुभकामनाएं। किसान क्या कर रहे हैं, यह पुस्तक है, एक प्रकार का पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है किसान क्या कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन है, इसमें किसने लिखा है, तो ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र या राहुल सांकृत्याल। तो सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखित पुस्तक है किसान क्या करे। किसान क्या करे, ये पुस्तक के लेखक स्वामी सहजानंद है। ध्यान रखेंगे स्वामी सहजानंद जो थे वो अखिल भारतीय किसान आंदोलन के अग्रणी नेता में से एक थे, और इनके अलावा इनके द्वारा रचित पुस्तक, अन्य पुस्तक जो इसके अलावा किसान क्या करे के अलावा है, इनके द्वारा रचित पुस्तक वो है ब्रह्मर्षि वंश विस्तार, ब्राह्मण समाज की स्थिति, झूठा भय मिथ्याभिमान अभिमान, झूठा भय मिथ्याभिमान, कर्म कला, किसान कैसे लड़ते हैं, झारखंड का किसान, मेरा जीवन संघर्ष। ये सभी पुस्तकें जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूकार नाम का एक पत्रिका भी प्रकाशन किया था। इन्होंने किसान आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना कर्मभूमि बिहार को बनाया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तार को उत्तेजित करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो बच्चे के जन्म के समय रिलीज होता है महिलाओं में, जिसके कारण से ये गर्भाशय गिरा इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण गर्भाशय ग्रीवा जो होता है वो चौड़ा हो जाता है, जिसके कारण से बच्चा आसानी से जन्म ले पाता है। इसके साथ ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो स्तनधारियों में मैमेलिया में दुग्ध स्रावन के लिए, दुग्ध के सेक्रीशन के लिए, मिल्क सेक्रीशन के लिए काफी उत्तेजित करता है, और दुग्ध सेक्रीशन के लिए ये भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एडीएच, जिसे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। इसे ही वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करें तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। यह हार्मोन कोशिकीय शोषण की गति को तीव्र करता है, साथ ही शरीर की सामान्य वृद्धि जैसे कि हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए यह हार्मोन काफी उत्तरदायी होता है। इसकी कमी से मिक्सिडमा तथा हाइपोथायरॉयडिज्म नामक रोग हो जाता है, जबकि थायरॉक्सिन की अधिकता से टॉक्सिक क्वाइटर और एक्सोप्थेल्मिया क्वाइटर नामक रोग हो जाता है। ध्यान रखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो महिलाओं में स्रावित होने वाला हार्मोन होता है, यानी मादा हार्मोन होता है जो कॉर्पस लुटियम द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पहले क्रम पर आते हैं। ऑप्शन में राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त, तीसरा है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और चौथा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखेंगे भारत में वरीयता के दृष्टिकोण से, संविधान में वरीयता के दृष्टिकोण से राष्ट्रपति जो है वो पहले स्थान पर रखे जाते हैं। इस क्रम में अगर ध्यान दिया जाए तो राष्ट्रपति पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति, तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री। तीनों को याद रखेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। चौथे स्थान पर सभी राज्य के राज्यपाल आ जाते हैं जो अपने राज्यों में सर्वोच्च होते हैं। पांचवें स्थान पर भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। 5 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को उप प्रधानमंत्री को शामिल किया जाता है। 6 के अंतर्गत वरीयता क्रम में भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष को रखा जाता है। 7वें स्थान पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष के नेता को शामिल किया जाता है। 7 के 1 के अंतर्गत वरीयता क्रम के अनुसार भारत रत्न सम्मान के धारक, जबकि 8 में राजदूत, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 9वें स्थान पर 9 के क्रम में अगर देखा जाए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शामिल किया जाता है। 10वें स्थान पर राज्यसभा का उप सभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्य मंत्री को शामिल किया जाता है। क्लियर। तो हमने संविधान के अनुसार विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम के अनुसार आपको क्रम बता दिया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक लगान से क्या आशय होता है, या कहेंगे आर्थिक लगान किसे कहा जाता है। तो भूमि के उपयोग के बदले में किया गया जो भुगतान होता है, भूमि के बदले में जो हम लोग भुगतान कर अदा करते हैं सरकार को, उसी को आर्थिक लगान के रूप में जाना जाता है। अब ध्यान देंगे रिकॉर्डों ने सबसे पहले आर्थिक लगान की व्याख्या की थी। इनके अनुसार आर्थिक लगान एक शुद्ध लगान है
जो श्रेष्ठ भूमि और सीमांत भूमि की उपज के बराबर होता है। आधुनिक अर्थशास्त्री जो है वो रिकॉर्डों को इस विचार से सहमत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सीमेंट के उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं होता है? तो वो गैस होता है मीथेन गैस। मीथेन गैस जो होता है वो सीमेंट के उत्पादन के समय निर्मित जो गैस है उसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह सीमेंट के उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं होता है। सीमेंट का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड के जोसेफ एस्पेडिन नाम के अंग्रेज वैज्ञानिक के द्वारा 1824 ईस्वी में किया गया था। इन्होंने अपने इस आविष्कार का नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा था, इसलिए क्योंकि उनका यह सीमेंट पोर्टलैंड में पाए जाने वाले चूना प्रशस्तों में काफी हद तक समानता प्रदर्शित करता है। पोर्टलैंड नामक स्थान पर इसका उत्पादन होने के कारण इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया था। ध्यान रखेंगे सीमेंट में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से होते हैं, तो ध्यान रखेंगे चूसिए आम जी, चूसिए आम जी। ध्यान रखेंगे चू से चूना पत्थर आ जाता है, सी से सिलिका आ जाता है, ए से एल्यूमिना आ जाता है, आ से आयरन को शामिल किया जाता है, मा से मैग्नीज आता है, जी से जिप्सम को शामिल किया जाता है। सीमेंट के निर्माण में CaO, CiO2, MgO, Al2O3, Fe2O3, CaSO4, N2H2O को शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिनियम, आ से आयरन को, म से मैग्नीज को, जी से जिप्सम को शामिल किया जाता है। ये सभी सीमेंट में पाए जाने वाले अवयव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? ऑप्शन है सिंधु झेलम, झेलम चिनाब, चिनाब रावी या रावी ब्यास। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो सिंधु एवं झेलम नदी के संगम पर स्थित प्रमुख विश्वविद्यालय था। यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और 1980 ईस्वी में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कई बार क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया था? तो 1980 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे और यह सिंधु एवं झेलम नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में यह उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के क्षेत्र में है। ध्यान रखेंगे रामायण में कहा गया है कि तक्षशिला की स्थापना राम के छोटे भाई भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर की थी। तक्ष इसी महाभूमि के पहले शासक थे। तक्ष जो थे इसी महाभूमि जो तक्षशिला का क्षेत्र था उधर के महान भूमि के शासक हुआ करते थे। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना जो है वो लगभग 700 ईस्वी पूर्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, स्पीड, एक्यूरेसी या डाटा स्टोरेज। तो IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है यह कंप्यूटर की कोई भी प्रकार की विशेषता में शामिल नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये बुद्धि लब्धि, इसका हिंदी होता है बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट या क्वोशेंट, ये होता है IQ लेवल। जैसा कि आप जानते होंगे कि मस्तिष्क के तेज चलने के आधार पर एक प्रकार का मानक होता है, एक प्रकार का आंकड़ा होता है। तो मानव बुद्धि का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया मानकीकृत परीक्षणों या उप परीक्षणों के एक सेट से प्राप्त कुल स्कोर होता है जिसे IQ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसके जनक विलियम स्टर्न को माना जाता है। उन्होंने इस शब्द का प्रतिपादन 1912 ईस्वी में किया था। कंप्यूटर की विशेषता में कौन कौन सा शामिल किया गया? गति को, स्वचालित को, त्रुटि रहित कार्य, स्थानीय भंडारण क्षमता, विशाल भंडारण क्षमता, भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, विविधता, पुनरावृत्ति, स्फूर्ति, गोपनीयता, कार्य की एकरूपता तथा विश्वसनीयता एवं कागज के प्रयोग में कमी लाना, ये सभी कंप्यूटर के उपयोग करने की विशेषताएं हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन के घोल पर 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर उसकी सांद्रता का मान निकालना है। तो सिर्फ कुछ नहीं, इसमें इतना ही करना है कि सांद्रता का प्रतिशत क्या होता है इसका निकाल लेना है आकलन। क्लियर? सांद्रता का प्रतिशत जो है वह कितना होता है आपको, तो सांद्रता का प्रतिशत का फॉर्मूला निकालेंगे। सांद्रता का प्रतिशत, तो सांद्रता का प्रतिशत का फॉर्मूला जो आपको होता है वो होता है विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणे 100। विलय की मात्रा बटे विलयन की
मात्रा गुने 100, यही होता है सांद्रता निकालने का फॉर्मूला। और सांद्रता जो होता है वो प्रतिशत के रूप में तो गुना 100 हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान रखेंगे विलेय की मात्रा अब विलियन की मात्रा, अब विलेय की मात्रा टोटल हो जाएगा अब गुने 100। तो देखेंगे 36 दिया हुआ है, विलेय की मात्रा दिया हुआ है 36। क्लियर? और 100 ग्राम जल दिया हुआ है। अब प्लस इसमें और क्या दिया हुआ है, तो 36 जो विलेय की मात्रा है 36 टोटल विलियन की मात्रा हो जाएगा। विलेय की मात्रा आप यहीं पर लिख देंगे कुल विलेय की मात्रा, कुल विलियन की मात्रा। तो ध्यान देंगे विलेय की मात्रा 100, विलेय की मात्रा 36, अब विलियन की मात्रा कितना है 100, तो कुल विलियन की मात्रा हो जाएगा 136। तो हम क्या गुने 100, तो क्या इसको हम बराबर में लिख सकते हैं 36 आप आते 136 आप गुना 100 कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को अगर हम काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 26.47%। क्लियर? 26.47%। इसी को जब हम भागा करेंगे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर संत रविदास मंदिर की नींव रखी है? तो बरतुआ, मध्य प्रदेश के सागर में स्थित बरतुआ क्षेत्र में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर की नींव रखी है। ध्यान दीजिएगा 100 करोड़ रुपए के मंदिर का भूमि पूजन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही 100 करोड़ रुपए के अन्य प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में स्थित सागर बरतुआ से लगभग 20 किलोमीटर दूर धाना हवाई पट्टी के पास जनसभा को भी संबोधित इन्होंने किया। अब ध्यान देंगे गुरु रविदास या इन्हीं को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्यकाल में एक भारतीय संत कवि सदगुरु थे। इन्हें संत शिरोमणि सतगुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। संत रविदास का जन्म 1377 ईस्वी में चमार जाति परिवार में हुआ था। इनके गुरु श्री रामानंद थे, परंतु इनके वास्तविक आध्यात्मिक गुरु कबीर थे। इन्होंने रैदासी पंथ की स्थापना की और इनके रचे गए कुछ भजन या भजन जो है तो सिख लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। इन्होंने जात पात का घोर खंडन किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ऑप्शन में लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, संथाल विद्रोह, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध या एल्बर्ट बिल विधेयक। अब जरा ध्यान दीजिएगा दिल्ली दरबार का आयोजन जो किया गया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1877 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इस दरबार को प्रथम दिल्ली दरबार कहा गया। इसे प्रोक्लेमेशन दरबार के नाम से या घोषणा दरबार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था इसी दिल्ली दरबार में। तो इसका आयोजन जो हुआ था ध्यान रखेंगे 1877 में हुआ था। संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1856 ईस्वी में एक विद्रोह था जिसका नेतृत्व सिखों एवं कान्हू के द्वारा किया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की अगर यदि जो बात करेंगे तो यह 1845 से लेकर 1846 ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। यह पंजाब के सिख राज्य तथा अंग्रेजों के बीच होने वाला युद्ध था। ध्यान देंगे एल्बर्ट बिल विधेयक जो था, एल्बर्ट बिल विधेयक 1883 ईस्वी में पारित किया गया था। तो आपको कहता है कि कौन सा सबसे पहले घटित होने वाला इसमें घटना था, तो जरा ध्यान दीजिएगा 1845 से 46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध था यह घटना जो हुआ वो सबसे पहले हुआ था दिए गए ऑप्शन के अनुसार। दूसरा जो घटना हुआ संथाल विद्रोह हुआ और तीसरी घटना जो हुई लॉर्ड लिटन का दरबार जो हुआ 1877 ईस्वी में और चौथा एल्बर्ट बिल विधेयक 1883 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटिया वस्तु है और उसकी कीमत गिर जाएगी तो उसका मांग भी गिर जाता है। तो अब घटिया वस्तु किसे कहेंगे जरा इसको समझिएगा। ऐसी वस्तु घटिया वस्तु कहलाती है जिसकी मांग आय बढ़ने पर कम हो जाती है। जब व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो ऐसे स्थिति में इसकी मांग क्या हो जाती है? घट जाती है तथा आय कम होने पर इसकी मांग बढ़ जाती है। इसके अंतर्गत जो वस्तु आता है उसी को घटिया वस्तु कहा जाता है। यह उपभोक्ता को घटिया लगती है, अतः आय बढ़ने पर यह इसका उपभोग कम कर देता है। उदाहरण के लिए आय बढ़ने पर अगर उपभोक्ता जो है
जो कंज्यूमर है वह रिफाइंड तेल का उपभोग कम कर देता है और उसके जगह पर हो सकता है कि आय भी हो गया, आय बहुत ज्यादा इसको हो गया, तो रिफाइंड तेल जो पहले यूज कर रहा था यह रिफाइंड तेल को रिजाइन मार देगा और उसके बाद क्या यूज करेगा, देसी घी। इसका आय बढ़ा तो इसका डिमांड कम गया, रिफाइंड तेल घटिया वस्तु, उसका डिमांड घट गया। क्लियर? तो ऐसी वस्तु घटिया वस्तु कहलाती है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो घटिया वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, जिसके कारण मांग वक्र पानी और खिसक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? अब देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है और इसे समाप्त किया जा सकता है। भंग नहीं किया जा सकता है किंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद को भंग नहीं किया जाएगा किंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 169वें अनुच्छेद के अंतर्गत संबंधित राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर विधान परिषद के सृजन या उसकी समाप्ति का अधिकार संसद को दिया गया है। राज्य विधान परिषद के बाद राज्यपाल को इसे भंग करने का अधिकार नहीं होता है। विधान परिषद राज्य में अस्थायी सदन की तरह कार्य करता है। इसके संचालन का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 171 में किया गया है। विधान परिषद के सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के 1/3 भाग से अधिक नहीं होता है, लेकिन 40 से भी कम नहीं हो सकती है। वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद मौजूद है, जिसमें सबसे बड़ा विधान परिषद उत्तर प्रदेश विधान परिषद का है। ध्यान रखेंगे, यह विधान परिषद जो है वो राज्य में विधानमंडल का अंग होता है। विधानमंडल के 3 अंग विधान परिषद उच्च सदन कहलाता है, तीसरा विधानसभा निम्न सदन कहलाता है और तीसरा राज्यपाल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंगदान दिवस 2023 का विषय क्या है? विश्व अंगदान दिवस 2023 का थीम यानी विषय क्या है? तो स्वयं सेवकों की ओर कदम बढ़ाएं, कमी को पूरा करने के लिए अधिक अंगदाताओं का आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। यही थीम के साथ विश्व अंगदान दिवस 2023 मनाया गया है। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2005 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन द्वारा मनाया गया था। क्लियर? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वसा के बारे में 4 कथन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा कथन वसा के बारे में सही है? ग्रुपिंग के रूप में आपको ऑप्शन देना है। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन सही है। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना बहुत आवश्यक है, बिल्कुल सही है, बहुत ही जरूरी है वसीय अम्लों का होना। दूसरा है, सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होना चाहिए, बिल्कुल ही सही है। तीसरा है, मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्ल का संश्लेषण नहीं करते, ये गलत बात है। कोशिकाएं जो मानव शरीर में वो वसीय अम्लों का निर्माण करते हैं। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न हो सकता है, ये भी सही है। क्लियर? वसा की कमी से कुछ रोग उत्पन्न हो सकते हैं। 1, 2 और 30 चौथा कथन जो है वो आपको वसा के बारे में बिल्कुल सही कथन है। अब ध्यान दीजिएगा, वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है। वसा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगर इस तापमान पर यह जल अवस्था में है तो इसका मतलब यह वसा नहीं बल्कि यह तेल है। क्लियर? 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होना बहुत ही जरूरी होता है। शरीर में वसा का संश्लेषण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका में इसका निर्माण हो रहा है, इसके कारण से कथन तीसरा वसा के बारे में गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इसमें सुमेलित नहीं किया हुआ है? अनुकूलन गैप रिपोर्ट जर्मन बॉस के द्वारा प्रकाशित किया था, गलत बात है, यही सुमेलित नहीं है। फिर अगला है, विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाट के द्वारा, बिल्कुल सही है। परमाणु प्रौद्योगिकी समीक्षा रिपोर्ट IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी समीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित करती है, बिल्कुल सही है। चौथा है, वर्ल्ड ऑफ बर्थ रिपोर्ट
ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कथन से मेरी कहिए अनुकूलन गैप रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा, जरा इसको समझिएगा। तो वो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहा जाता है, इसके द्वारा अनुकूलन गैप रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, न कि जर्मन बॉस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो बिहार के कुल 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, 7 जिला बिहार का। तो कौन कौन सा है जरा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो बिहार भारत के पूर्वी राज्यों में से एक राज्य है। यह 3 राज्य झारखंड से, पश्चिम बंगाल से और उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करता है इसके जिले। इसके साथ में ध्यान रखेंगे एक अंतरराष्ट्रीय देश नेपाल के साथ भी साझा करता है इसका बाउंड्री लाइन। बिहार के 7 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा देश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। वो 7 जिला है पश्चिमी चंपारण, अगर उत्तर पश्चिम से चलते हैं तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज है। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के सीमावर्ती जिले में पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, भभुआ तथा रोहतास, ये 8 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार के जिले। झारखंड जो दक्षिण में बिहार के स्थित है, इससे सटे हुए कुल 8 जिले हैं, औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर तथा कटिहार जिला। पश्चिमी चंपारण जो बिहार के पूरब में स्थित है, पश्चिम बंगाल जो बिहार के पूरब में सटा हुआ भारतीय राज्य है, इससे बिहार की कुल 3 जिला टच करती है, बाउंड्री लाइन बनाती है। पहला है किशनगंज, दूसरा पूर्णिया और तीसरा कटिहार जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के राजा का क्या नाम कहा गया है। उसे महेंद्र के नाम से जाना गया है। जरा देखिएगा तो 4वीं शताब्दी ईस्वी में समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्तवंशीय शासक थे। ठीक है, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हुए थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक के रूप में महेंद्र को उल्लेख किया गया है। इस प्रशस्ति लेख की रचना हरिशेन के द्वारा किया गया था, जिसमें समुद्रगुप्त के विजयी होने का प्रमाण मिलता है और इन्होंने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इन्होंने पराजित किया था। क्लियर, यही कारण है कि इसे कोई समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह कौन सा शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त को गुप्तवंशीय शासक किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल राजा का राज्य का अभिप्राय जो था वो दक्षिण कोसल राज्य से था, जिसकी राजधानी सिरपुर हुआ करती थी। दक्षिण कोसल राज्य के अंतर्गत बिलासपुर, जयपुर, संबलपुर आदि क्षेत्र को शामिल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन का मुख्य गुण इसमें से क्या होता है। अब 4 गुण एंटीजन के बारे में दिया हुआ, सही गुण के बारे में पहचान करना है। तो क्या यह रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता होता है? एक करता है, नहीं, एंटीजन का ये काम नहीं। एंटीबॉडी से शरीर का बचाव करता है, गलत है। हीमोग्लोबिन को नाश करना इसका काम है, गलत है। तो एंटीबॉडीज का निर्माण करने से संबंधी होता है वो है एंटीजन। एंटीजन का काम होता है यह एंटीबॉडीज का निर्माण करने के लिए उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है बॉडी को। तो एंटीजन का मुख्य कारण एंटीबॉडी का निर्माण प्रेरित करना होता है। एंटीजन प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। एंटीबॉडीज जो होते हैं वो इम्यूनोग्लोबिन होता है। ये बारी आकार का प्रोटीन होता है जो प्रतिरक्षा तंत्र के बीटा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। एंटीबॉडी ये वेब प्रोटीन्स होते हैं, यानी एंटीबॉडी वेब प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे शरीर के एंटीजन के विरोध में बनता है। इम्यूनोग्लोबुलिन 3 प्रकार का होता है। एक IgM, ये क्वेश्चन के बाद पूछा हुआ। IgM यह इम्यूनोग्लोबुलिन के प्रकार में से है और इम्यूनोग्लोबुलिन के 3 प्रकार होते हैं। यह एंटीबॉडी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पहला होता है IgM जो कि सबसे बड़ी एंटीबॉडी हमारे शरीर में है। IgM यह पूरे एंटीबॉडी का 15 से 10% पाया जाता है और यह रक्त एवं लसिका में उपस्थित होता है। दूसरा जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो IgG होता है। सबसे छोटी एंटीबॉडीज होती है। संपूर्ण एंटीबॉडी का 75 से 80% होता है और यह विषाणु एवं जीवाणु से लड़ने का कार्य करता है। तीसरा जो इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रकार है वो है IgA। यह संपूर्ण एंटीबॉडी का 15% होता है। यह खूब बार क्वेश्चन पूछता है IgA क्या है? तो यह इम्यूनोग्लोबुलिन का तीसरा प्रकार होता है IgA। ये संपूर्ण एंटीबॉडी का 15% है
और यह आंसू, लार, साइनस, फेफड़ा और मां के दूध और पेट एवं आंतों के गैस्ट्रिक ट्रबल में उपस्थित होता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस का कुजनेत्स्क पेशी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो रूस का कुजनेत्स्क जो क्षेत्र है, पेशीन है, वो कोयला उत्पादन के लिए खूब प्रचुर मात्रा में जाना जाता है और यहाँ सबसे बड़ा कोयला का खनन क्षेत्र है। यह टॉन नदी के पेशीन में स्थित है। यहाँ से 725 अरब टन कोयले के भंडारण होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जाहिर सी बात है पासपोर्ट से कहा जाता है। पासपोर्ट सर्जन यानी पासपोर्ट सर्जन जो होता है, इसे पौधे का पादप का आवश्यक अभिस्राव कहा जाता है, क्योंकि पासपोर्ट सर्जन की क्रिया अगर पौधे में न होगी तो पौधे ज्यादा जल अवशोषित कर लेने के बाद वह मुरझा जाएगा। लेकिन अगर पासपोर्ट सर्जन की क्रिया बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ऐसे स्थिति में भी पौधे सूख जाएंगे और मुरझा जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो पासपोर्ट सर्जन की प्रक्रिया को पादप का आवश्यक अभिस्राव के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, ये कथन विंस्टन चर्चिल का है। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत की आजादी के समय ध्यान देंगे विंस्टन चर्चिल के प्रमुख कथन को ध्यान देते हैं। तो डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, कभी नहीं और कभी मत मानो, यह भी कथन विंस्टन चर्चिल का है। ध्यान देंगे, आपके शत्रु है अच्छी बात है, इसका मतलब है आप जीवन में किसी मूल्य के लिए कभी न कभी दृढ़ता से खड़े हुए हैं। अगर आपका शत्रु है तो वास्तविक यह है कि आप जीवन में किसी मूल्य के लिए कभी न कभी दृढ़ता से जरूर खड़े हुए हैं। ये कथन भी विंस्टन चर्चिल का है। इसके अलावा अपने जोश में बिना किसी कमी के सफलताओं का सामना करना ही वास्तविक सफलता है, ये भी विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। पतंगे हवा के विपरीत दिशा में ऊपर उठती है, हवा के साथ नहीं उठती है और वह सफल होती है, ये कथन विंस्टन चर्चिल का है। फिर विंस्टन चर्चिल का और भी कथन है, यदि आप नर्क से गुजर रहे हैं तो रुकिए मत, चलते जाइए, ये भी कथन विंस्टन चर्चिल का है। ध्यान देंगे, लोकतंत्र का मतलब है संवाद से चलने वाली सरकार, और ये तभी कारगर है जब आप लोगों को बात करने से रोक सकें। तो ये भी विंस्टन चर्चिल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरंग आय या विकल्प लागत, अंतरंग आय या विकल्प लागत को और किस नाम से जाना जाता है? तो अंतरंग आय और विकल्प लागत को विकल्प लागत के नाम से जाना जाता है, यानी अपॉर्चुनिटी के नाम से जाना जाता है। विकल्प लागत क्या है? तो यह संभावित आय है, यह वह संभावित आय है जो किसी एक कार्यविधि को दूसरे की तुलना में चुनने के कारण नष्ट हो जाती है। यह उस राजस्व की मात्रा के संदर्भ में मापा जाता है जो अर्जित किया जा सकता है, एक अलग निर्णय लिया गया था। ध्यान देंगे, परिवर्तन लागत किसको कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए में है। तो परिवर्तनीय लागत एक कॉर्पोरेट व्यय होता है जो किसी कंपनी के उत्पादन या बिक्री के अनुपात में बदलता है। यह उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती है और उत्पादन घटने पर घटता है। निहित लागत क्या है? जो ऑप्शन नंबर बी में, एक फर्म के आंतरिक संसाधनों का उपयोग करने की एक अवसर लागत को ही निहित लागत कहा जाता है, जबकि व्यय लागत जो ऑप्शन नंबर सी में है, जिसे कभी कभी खर्च या लागत ही कहा जाता है, तब होता है जब धन किसी दिए गए विनिमय के लिए एक अच्छा या सेवा होता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर जो होता है वह किसे नियुक्त किया जाता है? तो नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, और यही प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो नव निर्वाचित लोकसभा के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है, और उसके बाद इसका पद जो होता है वो समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर जब पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। सामान्यतः इस पद पर सबसे वरिष्ठ सदस्य का चयन किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाता है। वह नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और इसके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियां होती है।
इसका प्रमुख कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना और सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में सक्षम बनाना है। जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। क्लियर? यही होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की चर्चा जो किया गया है तो ध्यान रखेंगे 99 के लॉ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट होते हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इसका मुख्य कार्य टेक्स्ट या दस्तावेज को संचालित करना होता है। माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत 4 प्रमुख प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। पहला है एमएस वर्ड, दूसरा एमएस एक्सेल, तीसरा एमएस पावर पॉइंट और चौथा एमएस एक्सेस होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मैंगनीज जमाव नहीं पाया जाता है? मैंगनीज जमाव जो नहीं पाया जाता है वो मधुबनी जिला में, बिहार के मधुबनी जिला में मैंगनीज का जमाव नहीं पाया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे पटना, मुंगेर और गया में मैंगनीज का निक्षेप बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के किसी शहर में सबसे अधिक रहने योग्य शहर जो है उसके अंतर्गत किसको नाम दिया गया है? तो वो जो दिया गया है वो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो हुआ वो वियना, दुनिया का एक नए नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर जो है वो वियना है, ऑस्ट्रिया का। और यह रिपोर्ट जो है EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की लिस्ट के मुताबिक शामिल किया गया है वियना को दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में इसको शामिल किया गया है। इस सूची में 173 शहरों का नाम शामिल किया गया था। यदि यह रिपोर्ट जब आया तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत कुल 173 शहरों को, विश्व के कुल 173 शहरों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, जिसमें सबसे पहला शहर जो है जो सबसे रहने योग्य अधिक है वो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इस रिपोर्ट के अनुसार कोपेनहेगन दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर को रखा गया है। EIU के रिपोर्ट के अनुसार दमिश्क जो सीरिया की राजधानी दमिश्क है, तो दमिश्क जो है वो 173वें सबसे अंतिम स्थान पर है। दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर है, जबकि दूसरा सबसे कम रहने योग्य शहर लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, जिसको 172वें स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया गया। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या कितनी हो गई थी? तो कुल सरकारों की संख्या 63 हो गई थी। ध्यान रखेंगे, अबुल फजल का मानना है कि शेर शाह का साम्राज्य 63 सरकारों में विभाजित था। इसके अनुसार 16 सरकारें बंगाल में थी और 47 सरकारें देश के अन्य भागों में। दोआब क्षेत्र में भू राजस्व प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों के लिए सरकार ही सर्वोच्च इकाई हुआ करती थी, जिसका गठन शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। सरकारों के ऊपर बंगाल में शेरशाह ने अमीर एक परोदाल पद का सृजन किया था। इस पद को ग्रहण करने वाले पहले व्यक्ति फजीहत था। सरकार में सिकदार और अमीन क्रम से प्रशासन और वित्तीय अधिकारी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण से हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, मिथ्रोमोग्लोबिन के कारण होने वाला एक प्रकार का रोग होता है जो बच्चों में हो जाता है और शरीर ब्लू पड़ना शुरू हो जाता है। और यह जो होता है यह रोग जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो होता है वो जल में नाइट्रेट के संदूषण के कारण हो जाता है। मिथ्रोमोग्लोबिन जो होता है उसको इसके कारण होने वाला जो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जिसके कारण से इसे मिथेमोग्लोबिनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे प्रदूषण के कारण और भी होने वाले जो रोग हैं, जैसे सिलिकोसिस या सिलिका युक्त धूल के कारण हो जाता है, फिसलोसिस जो कपास की धूल के कारण होने वाला रोग है, टोबैकोसिस जो तंबाकू के धूल के कारण होने वाला रोग है, सिडिरोसिस जो लौह कण के प्रदूषण के कारण होता है, और वेगासोसिस जो होता है गन्ने के धूल के प्रदूषण के कारण होने वाला रोग होता है। तो ये सभी प्रदूषण के कारण होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 0.10 कूलम्ब आवेश को 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु बी से 135 वोल्ट वाले बिंदु ए तक ले जाने में किया गया जो कार्य होगा वो कितना कार्य होगा, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। तो विभवांतर बराबर क्या होता है? विभवांतर का मतलब होता है दो विभवों के बीच का अंतर, वही विभवांतर कहलाता है। तो दो विभव दिया हुआ है, विभवांतर पहले निकाल लेंगे, विभवांतर निकालेंगे
dv निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए विभव का अंतर होता है, तो v2 माइनस v1 हो जाएगा विभवों का अंतर, 135 माइनस 15 अर्थात कितना हो जाएगा 120 वोल्ट हो जाएगा। तो ये विभवांतर आपका हो गया। अब कार्य निकालेंगे, तो कार्य बराबर होता है आवेश और गुणे विभवांतर। कार्य बराबर निकालने के लिए विभवांतर और गुणे आवेश, विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर कितना दिया हुआ है 120, आवेश आपको कितना दिया हुआ है 0.01 कूलम्ब दिया हुआ है, इतना ही तो दिया हुआ है। क्लियर, इसको पॉइंट हटाएंगे 2 से 2 ये वाला कट गया, बच गया कितना आपका 12 जूल। कांच को जूल में व्यक्त किया था तो 12 जूल आपका सही आंसर दिया था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई जो 1838 ईस्वी में हुई थी उसका नाम क्या रखा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या रखा गया था उसका नाम, थोड़ा जल्दी में बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जमींदारी एसोसिएशन, उसका नाम जो है 1838 ईस्वी में भारत का पहला राजनीतिक संगठन की स्थापना किया गया था जिसका नाम रखा गया था जमींदारी एसोसिएशन, और इसकी स्थापना द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था जो भारत के प्रथम राजनीतिक संगठन था। इसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता था जो जमींदारों के हित के लिए एक सभा थी। अब आप बाकी का ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 ईस्वी में एडम्स और राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना अप्रैल 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय इसमें से नहीं किया जा सकता है? अगर कंप्यूटर वायरस से बचना है तो कौन सा सुरक्षा उपाय नहीं है? देख ऑप्शन में है, बिना स्कैन किए किसी भी फ्लॉपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या यह कंप्यूटर वायरस से बचने के उपायों में से शामिल नहीं कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं कि बिना स्कैन किए किसी भी फ्लॉपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये तो कंप्यूटर वायरस से बचने का उपाय है। दूसरा है, किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। इसमें ऑप्शन में आना चाहिए करना चाहिए, अभी तो ये उपाय में से शामिल नहीं है, इसको काट देंगे तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा। बाकी का अपनी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किए बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए, ये भी तो कंप्यूटर वायरस से बचने का उपाय है। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद स्कैन करना चाहिए, ये भी कंप्यूटर वायरस से बचने का उपाय है। तो ऑप्शन नंबर बी, किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए करना चाहिए, ये जो है वो कंप्यूटर वायरस से बचने का उपाय नहीं है, इससे कंप्यूटर वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर जाएगा। तो ये फ्लॉपी डिस्क के बारे में जरा जानते हैं, क्या है फ्लॉपी डिस्क? तो फ्लॉपी डिस्क एक छोटा स्टोरेज डिवाइस होता है जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल छोटी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क का आकार जो होता है वो 5.25 और 3.5 इंच का होता है, जिसे मिनी और माइक्रो फ्लॉपी माना जाता है, कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क के अंदर लगे डिस्क ड्राइव को फ्लॉपी ड्राइव कहा जाता है और इसकी भंडारण क्षमता 1.44 MB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने कास्टिंग वोट, अब इसको कास्टिंग वोट किसको कहेंगे? निर्णायक मत जिसको कहा जाता है, तो जिस पर निर्णय निर्भर करता है। मान लिया जाए कोई भी विधेयक पर अगर मत बराबरी में आ गया है तो ऐसे स्थिति में स्पीकर अपना निर्णायक मत देगा। तो ये बराबरी में मत आ जाने पर स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं अपना निर्णायक मत देते हैं, जिसके तरफ में मत दे देगा वह हावी हो जाएगा, वो मत पारित हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान देंगे, स्पीकर पहली बार वोट नहीं करता है, कोई भी विधेयक पर स्पीकर जो होता है वो वोट नहीं करता है, लेकिन बराबरी का स्थिति अगर पैदा हो गया तो ऐसे स्थिति में जब सदन किसी प्रश्न पर समान रूप से विभाजित हो गया हो तो अध्यक्ष वोट देने का हकदार होता है, और इस तरह के वोट को कास्टिंग वोट कहा जाता है। इसका उद्देश्य गतिरोध को हल करना होता है। क्लियर? तो यह तब करता है कास्टिंग वोट का प्रयोग जब बराबर होने पर, यानी टाई जब हो जाएगा किसी प्रश्न पर उत्तर, तो ऐसे स्थिति में निर्णायक मत जिसको टाई कहा जाता है उसको कास्टिंग वोट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आबद्ध देश है? आप देखेंगे सभी एशिया महादेश का देश दिया हुआ है, बांग्लादेश, ईरान, ओमान और अफगानिस्तान।
ध्यान देंगे इसमें अफगानिस्तान भूस्थल देश किसे कहा जाता है, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, इसका कोई भी हिस्सा जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ नहीं हो, ये टच नहीं करता, उसे भू आबद्ध देश कहा जाता है। तो एशिया महादेश में मौजूद स्थल रुद्ध देश की बात करेंगे तो कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान तथा ताजिकिस्तान एवं लाओस को शामिल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के जिन कारकों को फर्म न किराए पर लेती है और न ही खरीदती है, उस पर नियत की गई लागत को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे सामाजिक लागत के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है उत्पादन के जिस कारक को फर्म न तो किराए पर लेगी और न ही खरीदेगी, उसे ही सामाजिक लागत कहा जाता है। वे लागत जो त्याग, कष्ट, असुविधा के रूप में होती है, जो समाज द्वारा किसी उत्पाद के उत्पादन के समय सही जाती है, इस प्रकार की लागत को वास्तविक लागत के नाम से या सामाजिक लागत कहा जाता है। क्लियर। यानी सामाजिक लागत को वास्तविक लागत के नाम से भी जाना जाता है और ये सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा सहा जाता है। अवसर लागत जो ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए क्या है, तो एक वस्तु को दूसरे के ऊपर छूने का मूल्य या लाभ होता है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी फील्ड में जाने में समय और पैसा खर्च करते हैं, तो आप वह समय घर पर किताब पढ़ने में नहीं बिता सकते और आप उस पैसे को किसी और चीज पर खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपने उस पर कर चुका है आप, तो उसे अवसर लागत कहा जाता है। आर्थिक लागत क्या है, तो किसी भी वस्तु के नुकसान का संयोजन जिसका मूल्य किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है, उसको आर्थिक लागत कहा जाता है। आरोपित लागत क्या है, तो जिसे एक छिपी या निहित लागत के रूप में जाना जाता है। उत्पादन कारकों की कीमत है जो एक फर्म का मालिक है और उसका उपयोग करता है, इसे लगाया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। ध्यान देंगे ये 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया गया है। यह 13 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के साथ 14 अगस्त को विभाजन दिवस के रूप में सभी जिलों में मौन जुलूस निकालकर किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ है पशु का बीमारी और दूसरे तरफ पशु से रिलेटेड दिया हुआ है। क्लियर। एंथ्रेक्स रोग किससे संबंधित होता है, तो एंथ्रेक्स रोग जो होता है, ध्यान देंगे एंथ्रेक्स सभी पशुओं में होने वाला एक रोग होता है। डर्मेटिस जो होता है वो भी ध्यान देंगे, तो डर्मेटिस जो होता है वो भेड़ और बकरी में होने वाला रोग है। और रानी खेत जो है वो मुर्गी से संबंधित है और फुट रॉट जो है वो भेड़ से संबंधित रोग होता है। तो सही आंसर मिलान होगा 2, 1, 3, 4। अब जरा बारी बारी से देखिएगा पशुओं में कुछ रोग के बारे में, तो एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रेसिस नामक विषाणु के द्वारा पशु में होने वाला रोग है। डर्मेटिस की बात करेंगे तो यह त्वचा संबंधी रोग होता है, जिसे सामान्यतः एक्जिमा के नाम से जाना जाता है। रानी खेत जो है वो पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन को प्रभावित करता है, जो विषाणु जनित रोग होता है। फुट रॉट रोग जो है वो भेड़, बकरी एवं मवेशी में जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। रिंडर पेस्ट की अगर बात करेंगे तो यह भी पशुओं में विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। बैग नाला जो है वो पशुओं में भोजन में सेलेनियम की अधिकता से होने वाला रोग है। और पिग फीवर जो है वो पशुओं में प्रोटोजुआ के कारण होने वाला रोग है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला वो है दरभंगा जिला। बिहार का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला दरभंगा जिला है। ध्यान दीजिएगा सबसे पहला सबसे ज्यादा जिसमें जनसंख्या घनत्व बिहार का वो शिवहर है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1880 है। दूसरा स्थान आता है पटना का, जहाँ का जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे ज्यादा है 1823 तथा तीसरे स्थान पर दरभंगा को 1728 के साथ रखा गया है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कैमूर या भभुआ है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे बिहार की जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है और बिहार राज्य का कुल जनसंख्या 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजी गांव किस मंत्रालय की एक पहल है। डीजी गांव किस मंत्रालय के अंतर्गत एक पहल चलाया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चलाया गया एक पहल है डीजी गांव। ये क्या है प्रोजेक्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2018 को पायलट परियोजना डिजिटल गांव के कार्यान्वयन की शुरुआत की, जिसमें देश भर के 700 ग्राम पंचायत या जिला शामिल किया गया है। क्लियर। डीजी गांव का मतलब होता है डिजिटल गांव,
इसके अंतर्गत। और यह शुरुआत कब किया गया? 31 अक्टूबर 2018 को पायलट परियोजना डिजिटल गांव के कार्यान्वयन की शुरुआत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? राज्य विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। ये राज्य विभाग क्या था? तो इसकी स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक विभाग को बदलने के लिए किया गया था मई 1947 ईस्वी में। राज्य विभाग का नेतृत्व राज्य मंत्री करता था। इसकी प्राथमिक जिम्मेवारी रियासतों से निपटने और स्वतंत्र भारत के साथ अपने संबंधों का प्रबंधन करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन सा इंटरफेस एक समय में एक बीट ट्रांसमिट करता है? तो वह होता है सीरियल। सीरियल इंटरफेस जो होता है वो कंप्यूटर में एक समय में एक बीट ट्रांसमिट करता है। सीरियल इंटरफेस दो डिजिटल सिस्टम के बीच संचार इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, जो एक तार पर वोल्टेज पल्स की श्रृंखला के रूप में डेटा भेजता है। सीरियल इंटरफेस दो प्रकार का होता है, एक एसिंक्रोनस सीरियल इंटरफेस और दूसरा सिंक्रोनस सीरियल इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है, उच्च सदन का मतलब राज्यसभा, उच्च सदन का मतलब राज्यसभा का सदस्य है, तो राज्यसभा का सदस्य है, तो ऐसे स्थिति में क्या वह कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है? दिए गए ऑप्शन पर वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल ही सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो आमतौर पर लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, लेकिन अगर वह राज्यसभा के सदन के सदस्य है तो ऐसे स्थिति में चूंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है, तो उस पर अपना वोट अपना मत लोकसभा सदस्य ही कर सकता है। तो ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री तो राज्यसभा या उच्च सदन का सदस्य, तो ऐसे स्थिति में यह अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता है। क्लियर? जब उच्च सदन का सदस्य प्रधानमंत्री होगा तो अविश्वास प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार का मत नहीं दे सकता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इस पर मत देने का अधिकार लोकसभा सदस्य को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में अभिनेत्री श्रीदेवी का 60वां जन्म दिवस मनाया। श्रीदेवी का पूरा नाम क्या था? अभी हाल ही के दिनों में अगर आप देखे होंगे तो गूगल के द्वारा श्रीदेवी का फिगर लगा हुआ था और कुछ कलाकृतियां की हुई थी। तो 60वां जन्म दिवस मना रहा है गूगल श्रीदेवी का, और ये श्रीदेवी का पूरा नाम जो है वो ध्यान रखेंगे, श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन था इनका पूरा नाम, जिसके 60वें जन्मदिन के रूप में गूगल ने मनाया है। और इसका चित्रण जो है, इस गूगल का चित्रण जो है वो मुंबई के कलाकार भूमिका मुखर्जी के द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल, स्वच्छ वायु आदि को अर्थशास्त्र में क्या माना जाता है? गिफिन वस्तु, घटिया वस्तु, नैसर्गिक वस्तु या सामान्य वस्तु? तो इसे नैसर्गिक वस्तु माना जाता है। समुद्री जल हो गया, स्वच्छ वायु हो गया, ये सभी जो है वो नैसर्गिक वस्तु है, जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किया गया है उसे नैसर्गिक वस्तु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर? ये नैसर्गिक वस्तु। बाकी गिफिन वस्तु देख लेते हैं। गिफिन वस्तु वह होता है जिन पर सामान्यतः मांग का नियम लागू नहीं होता, मतलब वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग और बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर मांग घट जाती है। इसलिए जब भी गिफिन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो भोक्ता दूसरे वस्तुओं के उपयोग को कम करके गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ा देता है, जिनसे कीमतों में वृद्धि अक्सर आपदाओं के समय पर। क्लियर? घटिया वस्तु किसे कहें तो ऐसी वस्तु को कहा जाता है जिसकी मांग आय बढ़ने पर कम होती है और आय कम होने पर बढ़ती है। सामान्य वस्तु, इसका मतलब यह हुआ कि उन वस्तुओं से है जिनका उपभोग की आय के साथ सीधा संबंध होता है, अर्थात जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तब उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, अथवा उपभोक्ता की आय में कमी के साथ ही उस वस्तु की मांग में भी कमी आ जाती है। उदाहरण के लिए चावल, गेहूं इत्यादि के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। जैव भू रासायनिक तत्व जो होते हैं वो चक्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले देखेंगे जैव भू रासायनिक चक्र है क्या। तो इसमें प्राकृतिक या जैविक कारण से पृथ्वी के तत्व का एक सर्कल में चक्र चलता रहता है। यह दो प्रकार का होता है, एक खनिज चक्र के रूप में और दूसरा जल चक्र। खनिज चक्र क्या है? तो इसके अंतर्गत कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र तथा ऑक्सीजन चक्र को शामिल किया था। दूसरा जल चक्र के अंतर्गत बर्फ का पिघलना, बाष्पीकरण और वर्षा एवं पुनः पृथ्वी पर जल का प्रवाह होना, यह जल चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार का, खनिज चक्र और जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने
किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। सल्तनत काल के खिलजी वंशीय शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना को 1303 ईस्वी में काकतीय शासक ने वारंगल के समीप पराजित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसास था। यह 1296 ईस्वी में सल्तनत की गद्दी पर बैठा, 1316 ईस्वी तक रहा था। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का यह दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई दरवाजा अथवा शिकार, जिसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, अलाई दरवाजा को इसका निर्माण करवाया। साथ ही प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना इसे कहा जाता है अलाई दरवाजा को। इसके साथ ही इसमें सीरी के किला और 1000 खंबा मान का भी निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नियमित वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। इसने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी किया था। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी लागू किया था। साथ ही में बाजार में बेईमानी करने वाले व्यापार से उसका जितना वह बेईमान करता था उसके शरीर से मांस काट लेने का आदेश अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी दिया गया था। कि आपने कुल उपज का 1/3 किसानों से कुल उपज का 1/2 भाग 1/2 भाग वसूल करता था। ये कुल उपज का आधा भाग कर के रूप में वसूल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 ग्राम H2O2 में कितना मोल होगा? 17 ग्राम H2O2 में मोलों की संख्या आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं? दिया गया द्रव्यमान बटा अनुद्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान अब मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान यही तो होता है। अब दिया गया द्रव्यमान कितना है? 17 ग्राम दिया गया द्रव्यमान है। आणविक द्रव्यमान निकालेंगे H2O2 का आणविक द्रव्यमान, H2O2 का आणविक द्रव्यमान अगर हम निकालेंगे तो H2O2 का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए क्या हम करते हैं? तो H2 हाइड्रोजन का एक होता है और इसमें 2 अणु है तो 2 से गुना करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना अणु? 16 होता है और इसमें क्या होगा? 2 16 2 32 और 2 कितना हो जाएगा? 34। क्लियर? 34। तो दिया गया द्रव्यमान 17 है और आणविक द्रव्यमान कितना निकल गया? 34। तो 17 दूनी 34 बराबर 1/2 बराबर क्या हम कह सकते हैं? 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में स्माइल योजना संबंधित है? स्माइल योजना किसके द्वारा लागू किया गया एक योजना है? तो यह सामाजिक आर्थिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया एक योजना है। इसी को स्माइल योजना दिया गया है। इसके तहत क्या किया गया है कि सीमांत व्यक्तियों को आजीविका तथा उद्यम हेतु समर्थन प्रदान करने के लिए स्माइल, जिसका पूरा रूप होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, स्माइल इसी का पूरा नाम है, के नाम से एक योजना तैयार की है जिसमें शिक्षा वृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए क्षेत्रीय क्षेत्र योजना को शामिल किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इसमें से कौन सा था? देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह जो है वो INSAT-2A था। INSAT-2A का प्रक्षेपण 1992 ईस्वी में किया गया था, जिसका पूरा रूप इंडियन नेशनल सैटेलाइट, IN का मतलब होता है इंडियन, नेशनल, सैट का मतलब सैटेलाइट होता है। इसका प्रक्षेपण 1992 ईस्वी में किया गया था। ध्यान देंगे भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था जिसे 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को प्रक्षेपित किया गया था। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था। भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित पहला भारतीय उपग्रह रोहिणी था। भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह IRS फर्स्ट A था, जिसका प्रक्षेपण 1988 ईस्वी में किया गया था। भारत का प्रथम अंतरिक्षीय रॉकेट SLV-3 था, जिसका प्रक्षेपण 1980 ईस्वी में किया गया। भारत का पहला मौसमी उपग्रह कल्पना फर्स्ट था, जिसका प्रक्षेपण 2002 में किया गया था। भारत का पहले भूस्थैतिक उपग्रह भी एप्पल था और भारत का प्रथम एजुकेशनल उपग्रह EduSat-GSat-3 था, जिसका प्रक्षेपण 2004 में किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और इसका PDF जरूर ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी तैयारी जारी रखिए।